सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है किस कौन से गैमेट का जी, मेल और फीमेल गैमेट का। मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म, है ना, मेल में क्या है, स्पर्म, और फीमेल का क्या है, ओवा। बेसिकली हम लोग जानते हैं, मतलब ये तो ह्यूमंस के केस में होता है, प्लांट के केस में कुछ एंड्रोसियम होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट इस तरीके से, पॉलिन ग्रेन्स, और फिर उसके में गाइनोसियम का पार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से चलता है। तो क्या कहना है मेरे को, अब जैसे कि देखो प्लांट के केस में क्या हो जाता है, सबको ध्यान होगा ना, थोड़ा पॉलिन ग्रेन्स कुछ आता है ना मेल गैमेट में, है ना, मेल वाले केस में, और फीमेल वाले केस में जो ओव्यूल्स के अंदर एग सेल्स होते हैं, है ना, तो वो जाता है प्लांट्स केस में। ठीक है, तो ये चीज तो सबको ध्यान होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन होता है मेल गैमेट्स का और फीमेल गैमेट्स का, या तो सेम इंडिविजुअल करेंगे। सेम इंडिविजुअल कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि बॉस, और या डिफरेंट इंडिविजुअल। डिफरेंट इंडिविजुअल्स कहने का मतलब क्या हो गया, अपोजिट सेक्स, है ना, अपोजिट सेक्स आर इन्वॉल्व। और कभी कभी सेम इंडिविजुअल के थ्रू रिप्रोडक्शन हो जाता है। वो ये जो लाइन है ना, ये तुमको बस आगे वाले लाइन में समझ में आ जाएगा, कुछ तुम लोग पढ़ा होगा कभी ना कभी, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल इस टाइप से, ठीक है ना। तो किसी सेम इंडिविजुअल में, किसी इंडिविजुअल में दोनों टाइप का सेक्स प्रेजेंट रहता है, तो उस केस में हो जाता है। तो ये लाइन, ये जो पॉइंट है ना, ये तुम्हारी आगे पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। कोई इसमें अभी उतना चिंता नहीं करना है इसमें, और कोई भी इतना टेंस्ड मत हो। चलो आगे बढ़ता हूँ। तो ये जो गैमेट्स होते हैं, जो मेल या फीमेल गैमेट, ये फिर क्या बनाते हैं, ज्यादातर केस में क्या बनाते हैं जी, जाइगोट बनाते हैं। फिर ये जाइगोट फर्दर डेवलप्स हो जाता है न्यू ऑर्गेनिजम्स में, है ना। जाइगोट फर्दर किस चीज में डेवलप हो जाता है, न्यू ऑर्गेनिजम्स में। तो जैसे आज तुम लोग दिख रहे हो, तो जब तुम माँ के पेट में थे तो फिर क्या जब क्वाइटस हुआ, है ना, मेल फीमेल के बीच में, जो है वो क्वाइटस, तो फिर क्वाइटस के बाद क्या बना, जाइगोट बना। फिर जाइगोट के बाद फिर उसका एक स्टेज चलता, मॉर्यूला बनता, ब्लास्टोसिस बनता, एम्ब्रायो बनता है, फिर उसके ऊपर जाता, फिर फीटस बनता है। फीटस के बाद तुम बाहर आते हो, तो एक कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हो, ठीक है ना। तो एक रिप्रोडक्शन कैसा मेथड था, मैंने बता ही रखा था कल, इलेबोरेट है, काफी लंबा प्रोसेस है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, और ये प्रोसेस में टाइम लगता है, तुरंत तुरंत नहीं हो जाता है सेक्सुअल की तरह, है ना, एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। या इसमें फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का। तो जो ऑफ स्प्रिंग आएंगे वो क्या आइडेंटिकल आएंगे पेरेंट्स के, और अमॉन्ग्स देमसेल्व्स नहीं ना आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। कहाँ से आएंगे, क्योंकि इसमें जेनेटिक वेरिएशन हो रहा है। तो जेनेटिक वेरिएशन हो रहा है, तो कभी भी बच्चे पेरेंट्स की बिल्कुल फोटोकॉपी नहीं हो सकते। फोटोकॉपी बच्चे किसमें होते हैं बाबू, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं, ठीक है ना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। A study of diverse organism, plant, animals, fungi show that they differ so greatly. अब हम लोग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट में भी बहुत सारा डाइवर्सिटी है, बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, भिन्न भिन्न प्रकार के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, है ना, फंजाई हैं। तो इसमें ये देखते हैं कि उनका बाहर का मॉर्फोलॉजी, उनका दिखने का अपीयरेंस, फिर उनका इंटरनल स्ट्रक्चर, और फिर उनकी अंदर की फिजियोलॉजी, उनकी जो फंक्शंस होती है, तो ये सब क्या है, बहुत ज्यादा डिफर रहती है, अलग अलग रहती है। प्लांट की अलग है इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, और इनकी फिजियोलॉजी, एनिमल्स की अलग है, फंजाई अलग है। लेकिन जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे वो आते हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ पैटर्न सेम होते हैं। तो सिमिलर पैटर्न क्या है, सिमिलर पैटर्न कुछ होता है, तुमको मैंने कल के क्लास में भी बताया था। सिमिलर पैटर्न कुछ होते हैं, जैसे कि दोनों में मेल गैमेट बनना, है ना, मेल गैमेट्स बनना, फीमेल गैमेट्स बनना। तो ये क्या है, एक पैटर्न, सिमिलर पैटर्न शो कर रहा है कि हाँ, चाहे कुछ भी हो, उनकी इंटरनल फिजियोलॉजी और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, चाहे उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर कोई भी डिफरेंट हो, बट उनमें भी गैमेट्स फॉर्मेशन हो रहे हैं ना, और रिप्रोडक्शन हो रहे हैं। तो ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे जब आ रहे हैं, तो वो लगभग लगभग सिमिलर पैटर्न शो कर रहे हैं। और क्या क्या सिमिलर पैटर्न शो करते हैं, सब में एक फेज आता है, एक ग्रोथ का फेज आता है ना, फिर उसके बाद एक रिप्रोडक्टिव फेज आता है, फिर क्या आता है, एक सीनेसेंट फेज आता है। 3 फेज आता है जी, याद रखना। एक जुवेनाइल फेज हम लोग बोलते हैं, है ना, जुवेनाइल फेज गया। देखो जुवेनाइल फेज जो होता है, वो ज्यादातर इसको हम लोग एनिमल्स के केस में कहते हैं, या ह्यूमंस के केस में हम लोग कौन सा फेज बोल सकते हैं, जुवेनाइल फेज बोल सकते हैं। लेकिन इसी फेज को, ये जो फेज होता है, ये ग्रोथ का फेज होता है, ठीक है ना। देखो वहां पे मैंने कल पढ़ाया भी था, बट अभी बता दे रहा हूँ। और जुवेनाइल फेज का दूसरा नाम क्या होता है, वेजिटेटिव फेज होता है। वेजिटेटिव फेज किस केस में बोला जाता है जी, प्लांट्स के केस में बोला जाता है, ठीक है ना। वेजिटेटिव फेज किस में बोला जाता है, प्लांट्स के केस में बोला जाता है, ठीक है। चलो अब देखो, और फिर दूसरा फेज कौन सा होता है, रिप्रोडक्टिव फेज होता है। रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब जब
मैच्योरिटी अटेंड हो जाती है ना। जब मैच्योरिटी अटेंड हो जाती है और इंसान क्या बोला जाता है, एबल होता है क्या करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, तो उसको रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं, है ना। तो रिप्रोडक्टिव फेज जुवेनाइल फेज से पहले तो आ नहीं सकता, जब पहले इंसान ग्रो हो जाएगा उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, फिर कौन सा फेज जाएगा, सीनेसेंट फेज हो जाएगा। सीनेसेंट फेज में क्या होता है कि इंसान का मेटाबॉलिक एक्टिविटी घटने लगता है। जब इंसान ओल्ड एज में जाता है तो इंसान डेथ के करीब आ जाता है, तो उस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, सीनेसेंट फेज बोलते हैं। सीनेसेंट फेज बेसिकली क्या होता है कि जब इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाती है। चलो बाबू यहाँ पे फटाफट हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने कल बताया रखा था तुम लोग को, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सबको एक सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ अटेंड करना पड़ता है और मैच्योरिटी लाइफ में, है ना, बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, है ना। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने से पहले उनको एक सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ को अटेंड करना पड़ता है और एक मैच्योरिटी आनी होती है। तो जो जो ग्रोथ का पीरियड होता है, द पीरियड ऑफ ग्रोथ, उस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज बोलते हैं। लेकिन यही ये सब जुवेनाइल फेज हम लोग किस केस में बोलेंगे, एनिमल्स के केस में बोलेंगे, मतलब हम लोग सब आ गए। लेकिन मतलब प्लांट की जब बात करेंगे ना, तो इसी फेज का नाम उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव फेज। और ये जो फेज होता है ना, जुवेनाइल फेज हो चाहे वेजिटेटिव फेज हो, दोनों क्या होता है, अलग अलग ड्यूरेशन का होता है। अलग अलग ड्यूरेशन कहने का मतलब वेरिएबल ड्यूरेशन, वेरिएबल ड्यूरेशन कहने का मतलब क्या है जी, अब किसी में ग्रोथ फेज क्या है, 10 दिन का है, किसी में ग्रोथ फेज 18 साल का है ना, किसी में ग्रोथ फेज 12 साल का है। तो इस टाइप से जुवेनाइल फेज चलती है। जुवेनाइल फेज जैसे खत्म होती, एंड हुआ है ना, एंड हुआ जुवेनाइल फेज का, तो कौन सा फेज का बिगिनिंग हुआ जी, मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। जुवेनाइल फेज खत्म हुआ, कौन सा फेज स्टार्ट हो गया, रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गया। रिप्रोडक्टिव फेज में हम लोग इजिली देख लेते हैं हायर प्लांट्स के केस में, कब देखते हैं, जब वो प्लांट्स में देखते हैं कि फूल आने लगता है, तो क्या हो गया कि हाँ उसका रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो चुका है, ठीक है ना। अब तुम बहुत सारा प्लांट देखे होगे, कम टू फ्लावर, तो in some plant where flowering occurs more than once, what do you call that interflowering period, क्या कहेंगे जी, उसको हम लोग जुवेनाइल कहेंगे कि मैच्योर कहेंगे। कॉमन सा बात है ना, एक से ज्यादा बार फ्लावरिंग हो रही है तो मैच्योर हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है ना। जुवेनाइल थोड़ी, जुवेनाइल फेज खत्म हो गया उसमें। ऑब्जर्व अ फ्यू ट्रीज इन योर एरिया, कुछ फ्लावर्स जो होते हैं सेम मंथ ईयर आफ्टर ईयर जब देखते हैं हम लोग, उसमें क्या देखते हो कि कुछ में अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स जो होती है, मतलब फूल से क्या निकलता है, फल निकलता है, फ्रूट्स होता है, फ्लावर से फ्रूट्स बनते हैं, तो फ्रूट्स बनते हैं तो देखते हो किसी किसी में सीजनल आता है, जैसे मैंगो क्या है, सीजनल है, एप्पल भी लगभग सीजनल भी होता है, और मतलब सबका जैक फ्रूट सीजनल है। तो कुछ सीजनली आते हैं, मतलब कोई गर्मी के मौसम में ग्रो करेगा, कोई विंटर के मौसम में ग्रो करेगा, कोई स्प्रिंग सीजन में ग्रो करेगा, सबका अपना अपना एक सीजन होता है, तो ये सीजनल होते हैं, ठीक है, ये तो पता ही होगा सबको। और देयर सम प्लांट्स दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर एंड सम शो सीजनल फ्लावरिंग। तो कहने का मतलब दो टाइप के ना फ्लावरिंग होते हैं, एक सीजनल फ्लावरिंग, एक कंटिन्यूअस फ्लावरिंग, है ना। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके में फ्लावर कंटिन्यू आता रहता है, फ्लावर से फ्रूट्स कंटिन्यू बनता रहता है, मतलब थ्रू आउट द ईयर, है ना, थ्रू आउट द ईयर। और कुछ होता है सीजनली बनता है कि रेनी सीजन में होगा, विंटर सीजन में होगा, इस टाइप से, ठीक है। चलो, तो प्लांट्स के केस में हम लोग दो टाइप का प्लांट्स देखते हैं। प्लांट्स के केस में कुछ इस टाइप का देखते हैं, जो एनुअल प्लांट्स होते हैं और बाइनियल टाइप्स होते हैं। इनके में क्या होता है, वो क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सीनेसेंट फेज दिखाते हैं। कहने का मतलब ये जो तीनों फेज होगा ना, एनुअल प्लांट्स और बाइनियल टाइप्स में, तो ये दोनों टाइप में क्या होता है कि वो क्लियर कट दिखाते हैं, मतलब ये जो तीनों फेज है ना, ये जो वेजिटेटिव फेज हो गया, रिप्रोडक्टिव फेज हो गया और सीनेसेंट फेज हो गया, ठीक है। एक सेकेंड। हाँ चलो, अब आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा, किसी किसी को एनुअल और बाइनियल का मतलब पता है क्या, हो सकता है पता हो एनुअल का मतलब और बाइनियल का मतलब। देखो बाइनियल, एनुअल का मतलब तो तुम लोग समझ भी रहे होगे, बट बाइनियल का मतलब पता है तुम लोगों को, वैसा प्लांट जिसकी लाइफ साइकिल ना दो ग्रोइंग सीजन में कंप्लीट होती है। दो ग्रोइंग सीजन, दो ग्रोइंग सीजन कहने का मतलब हो गया बाइनियल, बाई का मतलब दो, है ना। और एनुअल का मतलब सोचो, एनुअल, बाइनियल और पीरिनियल। अच्छा, तुमसे मैं थोड़ी देर के बाद ये चीज पूछूंगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ऐसे बहुत इजी है, बट तुम चाहो तो बता भी सकते हो।
काफी इजी, जैसे कि एनुअल प्लांट्स क्या हो गया, जिसमें फ्लावर लाइफ में मतलब वंस आता है, कहने का मतलब वंस आया, एक बार आया, तो उसको एनुअल टाइप पे हम लोग बोल लेते हैं। एनुअल में मतलब फ्लावर जो होता है उसमें एक ही बार आता है। और बाइनियल टाइप में वैसा होता है कि जिसमें फ्लावर दो बार आता है लाइफ टाइम में। और पीरियनियल वैसा होता है कि जिसमें फ्लावर बहुत बार आता है। तो ये चीज ध्यान रखो, पता नहीं तुम लोगों को पता होगा कि नहीं होगा, आई होप सो। बता देता हूँ, एनुअल में जिनके में फ्लावर फ्लावर क्या आता है वंस इन देयर लाइफ टाइम, तो वंस इन देयर लाइफ टाइम का एनुअल प्लांट का कोई एग्जांपल सोचे जी तुम लोग, बैम्बू ट्री है ना। बाइनियल, तो बाइनियल में कैसा आता होता है जी, तो बाइनियल का तुम लोग एग्जांपल ढूंढना है। इनके में फ्लावर कैसा आता है, इनके में फ्लावर आता है टू टाइम्स। टू टाइम्स, बाई का मतलब दो होता है ना, उसे भी टू टाइम्स इन देयर लाइफ टाइम, है ना। और पेरिनियल का मतलब क्या होता है जी, सोचो, इजी तो है। पेरिनियल का मतलब हो गया मेनी टाइम्स, मेनी टाइम्स दे प्रोड्यूस फ्लावर, दे हैव फ्लावर इन देयर लाइफ टाइम। तो चलो, ये तो बहुत बढ़िया, तुम समझ गए तुम लोग कि एनुअल का मतलब जिनके में फ्लावर लाइफ में एक बार हुआ, फ्लावर दो टाइम हुआ, और पेरिनियल का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फटाफट आगे क्लियर कट करते हैं। तो जो एनुअल और बाइनियल टाइप्स होता है, वो एनुअल प्लांट्स और बाइनियल में हुआ, तो इनके में क्या दिखेगा तुमको, क्लियर कट वेजिटेटिव फेज भी दिखेगा, क्लियर कट तुमको रिप्रोडक्टिव फेज भी दिखेगा, और क्लियर Sir, कट I तुमको, have a question. यस टेल योर क्वेश्चन। In that perennial ways, what did you read out there? What did you read out there? What did हेयर you add the perennial के आगे, sir? perennial After many time. perennial, what did you write? After perennial, I have written perennial plants are those which have flower many time in their lifetime. So your doubt to be cleared. Many time they have flower in their lifetime. Okay, चलो। और देखो यहाँ पे, और जो देखो यहाँ पे क्या क्या है, देखो यहाँ पे, तो एनुअल और बाइनियल में तीनों फेज क्या है, बिल्कुल क्लियर कट दिखेगा। बट पेरिनियल में क्या होगा, ये जो तीनों फेज है ना, बिल्कुल अच्छे से नहीं दिखेगा, है ना। इट इज वेरी डिफिकल्ट। पेरिनियल इसमें तो क्लियर कट दिख रहा है, बट पेरिनियल स्पीसीज में इट इज वेरी डिफिकल्ट क्लियरली डिफाइंड दिस फेजेस। ठीक है, कुछ प्लांट होते हैं जिनके में अनयूजुअल टाइप का फ्लावरिंग फेनोमेना है, तो सम ऑफ देम सच एज बैम्बू स्पीसीज। बैम्बू में क्या है ना, फ्लावर क्या आते हैं, एक ही बार आते हैं लाइफ में, है ना, जनरली आफ्टर 50 से 100 साल, और बहुत सारे फ्रूट्स देते हैं और वो मर जाते हैं। तो ये बहुत बार क्वेश्चन भी आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, सबको पता ही होगा। फिर एक ऐसा प्लांट होता है स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना, जिसका नाम नीला कुरिंजी भी बोला जाता है हिंदी में, जो फ्लावर्स कितनी बार में देता है जी, लाइफ वंस 12 साल में एक ही बार होता है। तो ये जो प्लांट होता है ना, लास्ट टाइम से कौन से मंथ में ये ज्यादातर फ्लावरिंग देता है, सितंबर अक्टूबर में देता है। अभी तक एनसीईआरटी की अपडेटेड वर्जन नहीं, पता नहीं क्यों नहीं एनसीईआरटी इसको अपडेट किया, लेकिन लास्टली ये फ्लावर 2006 में किया है, और अभी 2018 में ये फ्लावर दे चुका होगा। ठीक है ना, स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना। ठीक है, तो इसमें 12 साल में एक बार होता है। ठीक है, तो इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म्ड। अब देखो एनुअल का एग्जांपल बैम्बू हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें फ्लावर क्या होता है वंस इन देयर लाइफ टाइम। बाइनियल में इसको मे बी रख सकते हो, बट नहीं भी रख सकते हो, क्योंकि स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना की एक्चुअली मुझे लाइफ स्पैन ध्यान में नहीं है। यू माइट हैव टू फाइंड दिस थिंग, है ना, कि स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना बाइनियल में आता है कि पेरिनियल में आता है, यू हैव टू फाइंड इट। बट इससे क्वेश्चन आएंगे नहीं, ठीक है ना, इस टाइप से, ठीक है ना, कि स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना बाइनियल है कि पेरिनियल में, से क्वेश्चन आएंगे नहीं, बट यू हैव टू फाइंड इट आउट। ठीक है, मंतशा खान का एक अब आगे। सवाल है। हाँ जी बोलिए। सर, इज देयर एनी कोरिलेशन बिटवीन जुवेनाइल एंड रिप्रोडक्टिव फेज? Juvenile and reproductive phase correlation between, yes, it is a yes, it is a correlation क्या है, जब तक इंसान का ग्रोथ नहीं होगा, when अगर जुवेनाइल फेज एब्सेंट हो जाएगा,
तो क्या वो रिप्रोडक्टिव फेज तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो देयर इज अ लिंक बिटवीन जुवेनाइल फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज। इसलिए लिंक्ड है क्योंकि फर्स्टली वी हैव टू ग्रो टू अटेन सच मैच्योरिटी, एंड आफ्टर अटेनिंग सच मैच्योरिटी your reproductive organs will be active and you have a maturity so that you can reproduce. Okay, fine. ठीक है, चलो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो स्ट्रोबाइलेंथस कुंतियाना के बारे में समझ गए कि ये 12 साल में एक बार होता है। लास्टली ये 2006 में दिया था एज दिस एनसीईआरटी इज मेंशन, बट ये 2018 हो चुका है। ठीक है ना, 12 साल हो चुका है तो 18 में ये दे चुका है फ्लावर। तो इसकी जो फ्लावरिंग है ना बहुत बड़ा एरिया को कवर कर लेती थी, और ये हिली एरियाज में ज्यादा होता है। तो कौन कौन सी जगह होता है जी? केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में। ठीक है ना, स्ट्रोबाइलेंथस कुंतियाना ये ब्लू कलर का इसका फ्लावर जो होता है ना, ब्लू कलर की स्ट्रेचेस को कवर कर, मतलब ब्लूइश अपीयरेंस दिखाता है। तो जिसकी वजह से ना बहुत सारे टूरिस्ट इससे अट्रैक्ट होते हैं इन चीजों को देख करके। अब देखो एनिमल्स के केस में जो जुवेनाइल फेज होता है वो फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। अब देखो यहीं पर देखो तुम क्या कैशा खान का जो सवाल था, यहाँ पर भी देखो तुमको कोरिलेशन दिख रहा होगा ना। देखो जुवेनाइल फेज को फॉलो किया गया, मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आया है ना बॉडी में। अब जैसे कि जब तुम ग्रो हुए तो पहले कैसे थे, अब मॉर्फोलॉजिकल तुम्हारा बड़ा, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आया, तुम्हारे गोनैड्स सिक्रीट कर रहे हैं, जैसे मेल्स के केस में टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा रहे हैं, है ना। तो फीमेल के केस में उनका एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस केसेस में क्या हो रहा है कि बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो रहा है फीमेल के केस में। इन द केसेस ऑफ मेल देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म, है ना। तो दीज आर ऑल फैक्टर्स फॉर एंड मैच्योरिटी एक आ चुकी है प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। अब वो रिप्रोडक्टिवली बिहेवियर उनका एक्टिव हो चुका है, तो जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब रिप्रोडक्टिव फेज भी जो होता है ना वो वेरिएबल ड्यूरेशंस का होता है कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में। अब हम लोग का क्या है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के केस में रिप्रोडक्टिव फेज कुछ सीजनल होता है, किसी में कम हमेशा होता है। तो हम लोग के केस में सोचो कि हम लोग के केस में वेरिएबल ड्यूरेशन क्या होता है, वेरिएबल ड्यूरेशन कंटिन्यू चलता रहता है, बट एक लिमिट तक होता है ना। कैसे लिमिट तक होता है ये भी वेरिएबल ड्यूरेशन, ये भी थोड़ा सा जान लो एज कम्पेयर टू एक्सटेंडेड योर नॉलेज। थोड़ा सा पॉइंट है बस, इसको समझ के रखना, बट मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आगे ऐसे पूछ सकता है इसको कोरिलेट करके, बट देयर इज वेरी लेस चांसेस। देखो फीमेल में क्या होता है ना, मेनोपॉज हो जाता है। मेनोपॉज का मतलब क्या हो जाता है, उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। तो कौन से एज में स्टॉप हो जाती है? अराउंड 50 ईयर्स एज, एज योर एनसीईआरटी मेंशन, अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज। तुम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ोगे ना तो उसमें ये पता चलेगा, अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज फीमेल में मेनोपॉज हो जाती है। तो जैसे मेनोपॉज हो जाता है तो कोई तरह का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, तो ये रिप्रोडक्टिव फेज इनके में बंद हो गया। ठीक है ना, बट मेल्स के केस में ना ऐसा नहीं होता है। मेल्स के केस में ऐसा नहीं होता है। स्पर्म का प्रोडक्शन कंटिन्यू चलता रहता है एज इट इज हेल्दी, एज मेन इट इज हेल्दी। ठीक है ना, जब तक हेल्दी इंसान है तो उनके में ये चीज चलता रहता है। ठीक है, बट फीमेल्स में ऐसा है कि वो मेनोपॉज के बाद वो बर्थ नहीं दे सकती, तो उनके में रिप्रोडक्टिव एक वेरिएबल ड्यूरेशन का हुआ ना। किसी में सीजनली भी रहता है, और जिसकी बहुत सारे, अब जैसे कि डॉग के केस में उनके में सीजनल रहता है, विंटर सीजन में उनका ज्यादा ब्रीडिंग होता है, मतलब रिप्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो उनके में क्या है ना कि रिप्रोडक्टिव फेज उनके में उस टाइम में ज्यादा चलता है। तो और फिर उनका में एज ड्यूरेशन का भी कुछ ये रहता है, वेरिएबिलिटी रहता है। तो सब में अपना अपना अलग अलग होता है। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। कैन यू लिस्ट द चेंजेस इन ह्यूमन बीइंग दैट आर इंडिकेटिव रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी? बहुत सारे चेंजेस दिखता है ना, व्हाट यू इंडिकेट द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, बहुत सारे चेंजेस है, तुमको मैंने बताया भी। ये जस्ट हैव टू फाइंड आउट, ये तुमने पढ़ा भी होगा 10th क्लासेस में, है ना, 8 क्लासेस में। कौन कौन सा चेंजेस दिखता है तुम लोग इसको खुद से फाइंड आउट करो, और ये बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है ना, समझ ही गए होगे ना। मेल्स में बियर्ड आने लगते हैं, देयर इज अ लेवल ऑफ द हाई टेस्टोस्टेरोन, सो मसल्स इज गोइंग टू बी बिल्ड अप and have a good appearance like that. And in the female case, the breast development, the menstrual cycle is prior active. So ये सब चेंजेस आने लगते हैं रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के दौरान। ठीक है, चल अब देखते हैं हम लोग अमॉन्ग एनिमल्स, फॉर एग्जांपल बर्ड्स, डू दे ले एग्स ऑल द ईयर? बर्ड्स पूरे साल अंडा देते हैं क्या सीजनल होते हैं? हमको चैट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए, भी मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तुम लोग खुद सोचो कि डू दे ले एग्स ऑल द ईयर और इट इज सीजनल फेनोमेना। कॉमन है, बहुत इजी है कि बर्ड्स कब देते हैं, कि सीजनली देते हैं कि और ऑल देते हैं। चलो इसका आंसर वैसे भी अगले लाइन में मिल जाएगा। व्हाट अबाउट द अदर एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स एंड लिजर्ड?
You will notice that birds living in nature lay eggs only seasonally. अरे यार कॉमन है ना, सीजनल लेंगे, है ना। कॉमनली क्या देखेंगे, बर्ड्स जो नेचुरली एग्स ले जो करते हैं वो क्या करते हैं, सीजनली, कॉमन है। और जो बर्ड्स कैप्टिविटी में होते हैं, जैसे कि कहने का मतलब पोल्ट्री फार्म्स, इससे नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, इस लाइन से, बस ध्यान रखना। देखो मैं ऐसा नहीं कि जो लाइन से नीट से क्वेश्चन आया हुआ है कि बस वही लाइन ध्यान देना, नहीं, बट यू हैव टू, आई एम टीचिंग ना ऑल द एनसीईआरटीज, यू मस्ट हैव टू फोकस ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द एनसीईआरटी। ओके फाइन, सो मूव ऑन। सो देखो, जो बर्ड्स पोल्ट्री फार्म्स में होते हैं कैन बी मेड टू ले एग्स थ्रू आउट द ईयर, ये होता है। तो क्या कह सकते हैं कि बर्ड्स से कंटिन्यूअसली अंडा देते नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो एक्सप्लॉइट किया जाता है ना। इस केस में क्या हो रहा है, laying eggs is not related to the reproduction. Is laying eggs is related to reproduction in the poultry farms? Answer is no. Laying eggs is not related to reproduction because it is a commercial exploitation for the human welfare. Human welfare, इतनी आबादी बढ़ रही है तो poultry farms वाले ना जल्दी 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 अंडा को बड़ा कर 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 करके वो फार्म की जो चिकन्स आती है ना वो सारी, मतलब कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, ह्यूमन वेलफेयर को फीड करने के लिए उनके एग्स को जल्दी ग्रो कराया जाता है। बट ये एक रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं है, वो आर्टिफिशियल मेथड यूज करते हैं इसमें। अब ठीक है ना, अब इसमें दिमाग मत लगाने देना, सर वो कौन सा आर्टिफिशियल मेथड होता है, किस तरीके से करते हैं, बेटा यहाँ से ये क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं कि किस तरीके से करते हैं। यू डोंट हैव टू डू द रिसर्च एंड पीएचडी इन दिस थिंग्स, ओके, यू जस्ट ओनली ट्राई टू फॉलो द एनसीईआरटी, यू हैव टू क्रैक द नीट, एंड आफ्टर दैट यू क्रैकिंग नीट यू विल गो इन द मेडिकल कॉलेज एंड यू विल लर्न मेनी थिंग्स अबाउट दिस थिंग्स, ओके। अब मैं वहाँ यहाँ पे पढ़ाने बैठ जाऊँ ना तो तुम्हें बहुत सारे लाइनों में एनाट और फिजियोलॉजी घुसा दूंगा फर्स्ट ईयर की एमबीबीएस की, ठीक है। तो फिर तुमको क्या लेना, मजा तो बहुत आएगा बट एट लास्ट क्या होगा, तुम्हारी नीट में बिल्कुल 0 आ जाएंगे। फिर बोलोगे यार इतना तो नॉलेज लिया था मैंने, फायदा तो कुछ नहीं हुआ। और तुम्हारे बगल वाला बनता है एनसीईआरटी स्टिक द पॉइंट पढ़ कर करके बोलेगा यार उसकी तो क्रैक हो गई बट मेरी नहीं हुई, क्यों, बिकॉज यू हैव बिकमिंग डूइंग सो मच रिसर्च ऑन दैट। यू डोंट हैव टू बिकम अ रिसर्चर है, यू हैव टू फॉलो stick to the NCERT. Okay, fine. So move on. So the females of placental mammals exhibit cyclical changes in the activities of ovary and accessory duct as well as hormone during the reproductive phase. अब देखो क्या है प्लासेंटल मैमल्स, चलो इसका भी मतलब तुम ही लोग बताओगे, अभी मैं पूछता हूँ पहले बाद में। देखो प्लासेंटल मैमल्स, हम लोग क्या है, प्लासेंटल मैमल्स है ना, सब कोई प्लासेंटा से एक जुड़ा हुआ, प्लासेंटल मैमल्स मतलब प्लासेंटा उनके में अटैच हो गए। तो उनके में क्या होता है, साइक्लिकल चेंजेस दिखता है उनके एक्टिविटीज ऑफ ओवरी में और उनसे जो डक्ट अटैच रहते हैं उसमें, साथ ही साथ हॉर्मोन्स में, कब, रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान क्या होता है, जो प्लासेंटल मैमल्स होते हैं उनके में कुछ साइक्लिकल चेंजेस दिखेगा, ठीक है। तो उनके में उस टाइम में हॉर्मोन्स का भी लेवल बढ़ेगा। तो ज्यादातर 2 हार्मोन होता है ना, एक ईस्ट्रोजन हो गया, फीमेल्स के केस में प्रोजेस्टेरोन हो गया, फिर कुछ एलएच हो गया, कुछ एफएसएच हो गया, सब का नाम तुम लोग आगे पढ़ोगे, अभी इतना बस तुम लोग थोड़ा सा समझो, ठीक है ना, इस लाइन को समझो, ठीक है। तो ये क्या है कि जो फीमेल्स होते हैं प्लासेंटल मेम्बर्स के, उनके में साइक्लिकल चेंजेस आती है, ओवरीज में होती है ना, टाइमली साइक्लिकल चेंजेस चलते हैं उनके में, ठीक है। उनके हार्मोन में भी थोड़ा फर्क आएगा। क्या होता है, अब देखो जो नॉन प्राइमेट मैमल्स होते हैं, एक सेकंड, प्राइमेट्स में कौन कौन आते हैं जी, प्राइमेट्स में आ गए तुमको मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन। क्या होता है प्राइमेट्स में, जिनके में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल और ईस्ट्रस साइकिल, ये दोनों साइकिल काफी डिफरेंट है और इसको तुम लोग फाइंड आउट करोगे कि सर इसमें डिफरेंस क्या है। थोड़ा सा तुम लोग को कुछ कुछ टास्क देता हूँ बट मैं कुछ टास्क देता ही नहीं हूँ ना, एक्चुअली मैं सब बात बता ही देता हूँ बट ये नहीं बताऊंगा तुम लोगों को, ये तुम लोग खुद से सर्च करके आना कि ईस्ट्रस साइकिल एक्चुअली किसको कहते हैं, क्या होता है ईस्ट्रस साइकिल, मैं पूछूंगा कल के क्लास में, ठीक है। चलो और आगे देखो, इन नॉन प्राइमेट्स, जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं, इसका भी मतलब ढूंढना, तो प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अब जैसे कि नॉन प्राइमेट्स में कौन कौन सा आ गए, जैसे कि काउज आ गए, शिप आ गए, रैट आ गए, डियर्स आ गए, डॉग्स आ गए एक्सेट्रा, ये सारे जो चीज के एग्जांपल्स किसके हैं, नॉन प्राइमेट्स के। तो नॉन प्राइमेट्स के एग्जांपल्स हैं। तो इसके में जो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान में, ये कौन सी साइकिल कहलाती है, देखो
यहाँ पे कह रहा था ना साइक्लिकल चेंजेस होंगे, है ना, इन द एक्टिविटीज ऑफ ओवरी और एक्टिविटी डक्ट्स और हार्मोन्स में। तो यहाँ पे ना एक सेकंड वेट अ सेकंड प्लीज, वेट सबका, कि देखो मंकीज एप्स में क्या होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। थोड़ा सा मैं अभी फास्ट करता हूँ, ठीक है ना, कुछ कुछ मैं फाइंड आउट करने के लिए बोलूंगा ना, तुम लोग फाइंड आउट करके बताना, ठीक है। वो तुम लोग का टास्क है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे फास्ट रहूंगा, ठीक है, क्योंकि एक बगल में जाना है मुझे, आई हैव टू सी दैट पेशेंट। तो चलो आगे देखते हैं। तो नॉन प्राइमेट्स मैमल्स में क्या है कि ये तो समझ में आ गया, नॉन प्राइमेट्स में क्या होगा, तो कौन सी साइकिल होंगी, ईस्टर साइकिल्स होंगे, ठीक है ना। उनके में जो साइक्लिकल चेंजेस, जो रिप्रोडक्शन चलेंगे वो ईस्टर साइकिल चलेंगे। प्राइमेट्स के केस में मंकी एप्स एंड ह्यूमंस होंगे, तो उनके में कौन से चलेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेंगे। मेनी मैमल्स स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशन एग्जिबिट्स अ साइकिल ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन इन देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स। अब देखो क्या होता है ना, सुनो बात ध्यान से। ज्यादातर मैमल्स में जो नेचुरल कंडीशन में रहते हैं या थोड़ा वाइल्ड कंडीशन में भी रहते हैं, ठीक है ना, तो उनके में ये जो साइकिल्स चलती है, कौन सी साइकिल्स बाबू, यही दोनों साइकिल्स, ठीक है ना, कहने का मतलब यही, यही दोनों जो साइकिल्स हो गए। तो ये दोनों जो साइकिल्स होते हैं तो वो क्या चलते हैं कभी कभी ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन, उनके सीजन के हिसाब से जो फेवरेबल रहेगा ना बाबू, तो उसी में चलेंगे उनके रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान में। तो डेट और कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स। बहुत सारे मैमल्स, अदर मैमल जो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं पूरे रिप्रोडक्टिव फेज में, हेंस दे आर कॉल्ड कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। अब तो तुम लोग को ये बात समझ में आएगा ना, ह्यूमन बींग्स क्या है जी, ह्यूमन बींग्स हम लोग कंटिन्यूअस ब्रीडर्स हैं। सीजनल ब्रीडर्स में क्या आ गए, सीजनल ब्रीडर्स में डॉग्स आ गए, कैट आ गए हैं, बहुत सारे आ गए, ठीक है ना। तो ये तुम लोग थोड़ा सा खुद से फाइंड आउट भी करना, और अभी नहीं भी फाइंड आउट करोगे तो कोई इशू नहीं है, आगे में तुम लोग को बहुत कुछ और भी पता लगने वाला है, ठीक है ना। तो बस ये चीज कितना ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में ये बात है कि जो मैमल्स रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज, उनको कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहते हैं। और जो मैमल्स फेवरेबल सीजन्स के दौरान उनकी रिप्रोडक्टिव फेज, ये जो साइकिल्स है, जो भी ईस्टर साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो दोनों में से, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होती है, प्राइमेट्स में होती है, और ईस्टर साइकिल किस में होती है, नॉन प्राइमेट्स में होती है, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो that we all grow, हम लोग तो सब बढ़ गए, रिप्रोडक्शन भी करनी है, फिर उसके बाद क्या हो गया, ओल्ड हो जाएंगे। इफ वी लिव लॉन्ग इनफ, जब हम लोग बहुत ज्यादा जी लेते हैं तो बूढ़े तो हो ही जाते हैं। इज समथिंग दैट वी रिकॉग्नाइज, यस यस यस। व्हाट इज मीन बाय ग्रोइंग ओल्ड, द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। ग्रोइंग ओल्ड का मतलब क्या हुआ जी, रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो जाता है। जब इंसान बहुत बूढ़ा हो जाता है ना, तो उसके में मेल्स के केस में भी स्पर्म बनना खत्म हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इंसान बूढ़े होने के केस में क्या होता है उनके में स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म हो जाता है, ठीक है ना, ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज ऑफ द लाइफ स्पैन। तो ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू क्या होता है जी, डेथ हो जाता है। तो समझ में आ ही गया, क्लियर है ना, कैन बी कंसिडर्ड एज द पैरामीटर्स ऑफ सीनेसेंस ऑफ ओल्ड एज। तो ये क्लियर है, सीनेसेंट फेज में क्या होता है, एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज हो जाता है। और ये पैरामीटर्स ऐसा है सीनेसेंट का, ओल्ड एज का, कि जिसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, लाइक स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म हो जाता है, बॉडी एक्टिविटीज, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी स्लो हो जाएगी, तो फिर स्पर्म भी नहीं बनेगा, तो क्योंकि रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी बिल्कुल खत्म सी हो जाएगी। अब वो क्या है कि ये लाइफ स्पैन का ना लास्ट फेज चलता रहता है, तो ओल्ड एज हो जाता है, ओल्ड एज के बाद मरना ही मरना है, ठीक है ना। चलो, दोनों जो प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, हॉर्मोन्स जो होते हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांजिशन बिटवीन थ्री फेसेस। कॉमन सी बात है ना जी, कि हार्मोन का जो सिक्रीशन होता है ग्रोथ में, ग्रोथ हार्मोन है ना, ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी निकालता है। मैं बता रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, अभी मत ध्यान में रखना, ठीक है ना। ऐसे ये तुम लोग पढ़ोगे आगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़े होगे, या नहीं पढ़े होगे तो पढ़ा दूंगा मैं। तो ग्रोथ हार्मोन निकलता है जब हम लोग ग्रोथ के फेज में होते हैं, है ना, तो उस टाइम में ये हार्मोन निकलता है। फिर जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलेगा मेल के केस में, जो प्रोडक्टिव फेज में। अब जब इंसान जब बूढ़ा होने लगेगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो रही है, तो ये जितनी भी हार्मोन्स निकले थे वो सबका अमाउंट कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांजिशन होता है, मतलब ये हार्मोन्स क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांजिशन बिटवीन these three phases. Interaction between hormones and certain environmental factors regulate the reproductive phases and associated
जो इंटरेक्शन होती है हार्मोन्स से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बीच में इंटरेक्शन होती है ना। अब हम लोग की बॉडी के हार्मोन है जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, तुम ठंडी के केस में रहते हो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या कैसी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स चल रही है तुम्हारे बॉडी को कितना सूटेबल है, उस हिसाब से हार्मोन का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है, तो वो रिप्रोडक्टिव फोर्सेस को उतना रेगुलेट करता है। और उसके साथ साथ हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर एक बिहेवियरल एक्सप्रेशन दिखता है ना। तो तुम देखे होगे कि जो यूरोपियन कल्चर्स के लोग होते हैं ना, तो वो ज्यादा लंबा जीते हैं, उनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल ज्यादा है, तो उनके लिए वो इन्वायरमेंट फेवर करता है, उनका जो हार्मोन है ना, तो उससे वो इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा हो रहा है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के साथ साथ। ठीक है, तो ये चीजें, तो ये मतलब समझ में आ गया, ये लाइन ध्यान में रखना, ये एनसीईआरटी पूछ सकता है कभी भी, है ना, नीट में ही उठा करके। और हार्मोन्स क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांजिशन बिटवीन थ्री फेजेस। क्लियर हो गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग मैच्योरिटी अटेन कर लेते हैं, देखो, तो ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट इवेंट्स एंड प्रोसेस दैट हैव रिमार्केबल फंडामेंटल सिमिलरिटी इवन दो द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इंडीड वेरी डिफरेंट। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो स्ट्रक्चर होता है तो सबके केस में बहुत अलग अलग होता है ना। फ्लावर्स के केस में अलग है, प्लांट के केस में अलग है, एनिमल्स के केस में भी सबका अपना अपना अलग अलग है। ठीक है ना। तो इवेंट्स जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो इलैबोरेट, थोड़ा इलैबोरेटेड है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, कॉम्प्लेक्स है और एक रेगुलर सीक्वेंस कंटिन्यूअसली फॉलो करते हैं। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये क्या कैरेक्टराइज होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या, किस चीज, क्या गुण है इसमें, ये कैरेक्टराइज होता है, फ्यूजन होता है और फर्टिलाइज, फ्यूजन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, किस चीज का, मेल और फीमेल गैमेट्स का। और फिर क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है, जाइगोट के बाद फिर क्या बनेगा, एम्ब्रायो होगा, फिर एम्ब्रायोजेनेसिस होगा, आगे फॉर्मेशन होगा, फिर फीटस बनेगा। ठीक है ना। फॉर कन्वीनियंस थ्री सीक्वेंशियल इवेंट में बी ग्रुप्ड इनटू थ्री डिफरेंट स्टेजेस। ये जो तीन इवेंट चलता है ये तीन स्टेजेस में डिफाइंड है। ठीक है, तो ये तीन स्टेज में डिफाइंड है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, कहने का मतलब प्री का मतलब क्या हो गया बाबू, फर्टिलाइजेशन होने से पहले, है ना, जब अभी तुम लोग क्वाइटस नहीं किए, मतलब सिंपल सा वर्ड में बोलो, क्वाइटस का दूसरा वर्ड होता है इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या चल रहा है तुम्हारे बॉडी के अंदर, मेल और फीमेल के अंदर। ठीक है ना। जैसे क्वाइटस करोगे, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, मतलब इफ द स्पर्म gets interacted with the ova and it is fertilized, तो उसके केस में क्या होगा, तुम्हारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस चलेगा। और जब फर्टिलाइजेशन हो गया उसके अंदर, तब फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन, कहने का फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रोसेस चलेगी, जो फर्टिलाइज हो गया अब फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रोसेस चलेगी। ठीक है ना। तो बाद की प्रोसेस क्या चलेगी, तो वो सब चीज को हम लोग को देखना, बाद की प्रोसेस में क्या आ गया, फिर बेबी कैसे बाहर निकलेगा। ठीक है ना। सिंपल सी बात, पार्चुरेशन रिफ्लेक्स कैसे आएगा उसमें, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, सब चीज हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है ना। और एक बात मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बता दिया था, मैंने 2 टॉपिक कवर कर दिया, मतलब तुम लोग के 12 क्वेश्चन से अब तक जो 12 सालों में पूछे गए ना, तो ये अब 2 टॉपिक्स में से पूछे गए थे, मैंने बता चुका है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कितने पूछे गए थे, 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे 2008 से लेकर 2020 के बीच में। और ए सेक्सुअल से भी कितने पूछे जा चुके हैं, 6 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और ये जो इवेंट्स पढ़ रहे हो ना बाबू, ये जो टॉपिक इवेंट्स, तो इससे अब तक कितने पूछे गए 12 ईयर्स में, मात्र 4 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन इससे आ चुका, और तुमको पता होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी सबको बता रखा है कि 2021 में एक भी क्वेश्चन इस रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म से नहीं आया था। इस बार पूरा पूरा चांसेस है इस टॉपिक में से आने का, मतलब इस चैप्टर में से आने का, एक क्वेश्चन नहीं तो 2 क्वेश्चन कंफर्म है। ठीक है, चलो। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होता है, all the events of sexual reproduction prior to the fusion of gametes, prior to the fusion of, prior का मतलब पहले, है ना, वैसा इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मतलब गैमेट्स के फ्यूजन होने से पहले हो जाए। ठीक है ना। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स 2 तरीके का मेन होता है, 2 मेन, ठीक है ना, 2 मेन होता है। देखो 2 मेन क्या है, एक है गैमेटोजेनेसिस, दूसरा है गैमेट ट्रांसफर। मतलब गैमेटोजेनेसिस का मतलब, देखो गैमेटोजेनेसिस, एक बात याद रखना, कोई भी वर्ड में जेनेसिस का मतलब क्या होता है जी, फॉर्मेशन। जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। ठीक है ना। तो गैमेट का कैसे बनेगा, गैमेट का कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, और फिर गैमेट जब बन गया तो उसका ट्रांसफर फिर कैसे होगा। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। जब तक मैं चैट बॉक्स खोल के, इन कैप्टिविटी का मतलब बेसिकली बाबू वो होता है कि जैसे कि किसी को कहीं जगह रखा जाता है। अब जैसे कि पोल्ट्री में जो
पोल्ट्री फार्म्स में जो चिकन होते हैं, तो उनको एक कैप्टिविटी एक एरिया में, अब जैसे कि कैसे लायन को जू में रखा जाता है ना, मतलब उसको जंगल में रखा जाता है, तो उसी तरह की इन कैप्टिविटी का मतलब उस स्पेशल प्लेसेस में रखा गया पोल्ट्री फार्म्स के को, उनको फर्दर एक्सप्लॉइट करने के लिए, मतलब तेजी से बढ़ाने के लिए, ठीक है, इन कैप्टिविटी। इंटरेक्शन बिटवीन हॉर्मोन्स का, सर यू आर म्यूट, नो नो आई एम नॉट म्यूट, तुमको शायद प्रॉब्लम हो रही होगी इल्मा। तो स्ट्रेस साइकिल से एक बता दीजिए यार, स्ट्रेस साइकिल्स में बताए ना, ये तुम लोगों को खुद फाइंड आउट करना है, कशफा फाइंड आउट करो स्ट्रेस साइकिल्स क्या हो गया। जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं, नॉन प्राइमेट्स क्या हो गया, डॉग्स आ गए, कैट्स आ गए, तो ये क्या है, नॉन प्राइमेट्स है, इनके में कौन सा साइक्लिकल चेंजेस होगा। देखो नॉन प्राइमेट्स का मतलब थोड़ा सा जान के चलो कि इनके में ना सीजनल ब्रीडिंग होती है, सीजनल ब्रीडिंग, ठीक है ना, बस मैं इतना बता दिया तुम लोग को, अब इतना हिंट काफी है, ठीक है ना, सीजनल ब्रीडिंग होती है, ठीक है। चलो अच्छा ठीक है, सकीना ने बताया बाइनियल का एग्जांपल कैरोटोनियन, वेरी गुड, होप सो। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, refers to process of formation of two types of gametes, मेल में मेल गैमेट्स बनेगा, फीमेल में फीमेल गैमेट्स बनेगा। और गैमेट्स कैसा होता है जी, हैप्लॉइड सेल्स होता है, मतलब उसमें हैप्लॉइड का मतलब क्या हो गया जी, 23 क्रोमोसोम्स होगा, है ना, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखो गैमेट्स दो तरीके, तीन तरीके का होता है, एक होता है आइसोगैमेट्स, एक होता है हेट्रोगैमेट्स, एक होता है, सॉरी, आइसोगैमेट्स हो गए, होमोगैमेट्स भी होते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, होमोगैमेट्स आइसोगैमेट्स ठीक है कोई नहीं, यहाँ पे जो दिखा हुआ है वो देखो तुम, ठीक है ना, होमोगैमेट्स को ही आइसोगैमेट्स कहते हैं ना, हाँ 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 हाँ, राइट राइट राइट, होमोगैमेट्स को ही आइसोगैमेट्स कहते हैं, ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखो। आइसोगैमेट्स का दूसरा नाम क्या हो गया, होमोगैमेट्स, वही तो मेरे को याद आ रहा था कि होमोगैमेट्स की। चलो देखो, तो ये क्या है, दोनों मेल और फीमेल गैमेट दोनों कैसे दिख रहे हैं जी, क्लैडोफोरा का जो एग्जांपल है, क्लैडोफोरा क्या है, एल्गी है, एल्गी में दोनों का मेल और फीमेल गैमेट कैसा दिख रहा है, इसमें दोनों का गैमेट बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। अब देखो आगे दूसरा फ्यूकस एक एल्गी है, उसका जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कैसा दिख रहा है, हेट्रोगैमेट दिख रहा है ना जी, क्यों, क्योंकि देखो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या है, दोनों का मेल गैमेट फीमेल गैमेट बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें देखो मेल गैमेट कैसा दिख रहा है, फीमेल गैमेट कैसा दिख रहा है, ये क्या है, होमो सैपियंस, ह्यूमन बींग्स का ये एग्जांपल है, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया, आई थिंक सो ये टॉपिक लंबा है, अभी मुझे पेशेंट देखने, देखो कुछ एल्गी में क्या होता है, जो दोनों गैमेट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं अपीयरेंस में, दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज देम इनटू मेल एंड फीमेल, तो वैसे गैमेट्स को क्या बोलेंगे, होमोगैमेट्स। अभी जस्ट देखे ना जी ये एग्जांपल होमोगैमेट्स का, क्लियर हो गया कि दोनों गैमेट्स जो होंगे, the two gametes are so similar that it is not possible to categorize them into male and female gametes, तो these are called homogametes और isogametes, ठीक है। उसी तरीके से however in majority, ज्यादातर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, जो गैमेट्स प्रोड्यूस्ड होते हैं आर ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप, दोनों अलग अलग टाइप के दिखते हैं, तो वैसे गैमेट्स को क्या बोलेंगे, हेट्रोगैमेट्स बोलेंगे, ठीक है। इन सच ऑर्गेनिज्म द मेल गैमेट इज कॉल्ड एंथेरोजॉइड, एंथेरोजॉइड प्लांट्स के केस में बोलते हैं, और स्पर्म मेल के केस में मतलब ह्यूमंस के केस में बोलते हैं। फीमेल गैमेट क्या बोलते हैं, एग और ओवम बोलते हैं, ठीक है ना। चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ऑर्गेनिज्म में जनरली इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ठीक है ना। ज्यादातर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं जनरली, तो वो फ्यूजन करते हैं दो गैमेट से, दोनों डिफरेंट इंडिविजुअल्स, मतलब मेल और फीमेल का ज्यादातर होता है, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, बात मैंने पहले भी बोल दिया, क्योंकि ये लाइन पहला ही मैंने पढ़ाया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर जैसे टॉपिक शुरू हुआ था, तो यहाँ पे मैं बताया था, देखो involves formation of female and male gametes either by the same individual also or by different individual also। तो यहाँ पे क्या केस दे रहा है जी, देखो यहाँ पे देखो क्या केस लिख रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जनरली इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल, ज्यादातर यही होते हैं, लेकिन कुछ केस में ऐसा नहीं है, कुछ केस में एक इंडिविजुअल से भी होते हैं, तो वो आगे मैं बोला था कि दिखेगा वो सारी चीज, देखो from your recollection you studied on 11 so where self fertilization is observed, तुम अगर पढ़े होगे, क्या पढ़ा जाता है कुछ 11th का केस मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर पढ़े होगे, तो उसमें तुमको पता चलेगा कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है ना। चलो अब आगे देखते हैं। प्लांट्स बहुत सारे जो होते हैं हैव बोथ मेल एंड फीमेल, प्लांट्स में दोनों जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होता है वो सेम प्लांट में प्रेजेंट होता है, तो वैसे प्लांट को क्या बोलेंगे जी,
मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होगा तो बाइसेक्सुअल बोलेंगे। अगर दोनों मेल और फीमेल गैमेट दोनों अलग अलग पे होगा तो उसको क्या बोलेंगे जी, यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। चलो ठीक है। इन फंजाई और प्लांट्स ये जो टर्म होते हैं होमोथैलिक एंड मोनोइसियस आर यूज्ड टू डिनोट बाइसेक्सुअल कंडीशन। तो ये याद रखना, क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या याद रखने के लिए, होमोथैलिक, होमोथैलिक जो टर्म है ये यूज होता है प्लांट्स के केस में और फंजाई के केस में, ठीक है ना। ये कौन सा टर्म है प्लांट्स एंड फंजाई के केस में यूज होता है, क्या डिनोट करता है, ये यही डिनोट करता है, होमोथैलिक भी और मोनोइसियस भी, और साथ में क्या, मोनोइसियस भी, मोनोइसियस भी, ठीक है ना। तो ये क्या डिनोट करता है, बाइसेक्सुअल कंडीशन को डिनोट करता है। बाइसेक्सुअल का कंडीशन का मतलब क्या हो गया जी, बोथ पेरेंट्स आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल, प्रेजेंट इन सेम इंडिविजुअल, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब चलो देखो उसी तरीके से आगे जैसे हम लोग पढ़ते हैं हेट्रोथैलिक और डाइसियस में, तो एक दो टर्म होता है डिस्क्राइब करता है यूनिसेक्सुअल कंडीशन, कॉमन सा बात है, ठीक है ना। तो अब देखो फ्लावरिंग प्लांट्स में जो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर्स होते हैं, मतलब यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल का मतलब एक प्लांट पे एक मेल गैमेट प्रेजेंट है, ठीक है ना। यूनिसेक्सुअल जो मेल फ्लावर होंगे उनके, तो उसको हम लोग स्टामिनेट बोलेंगे, बियरिंग स्टामिन्स, स्टामिनेट है तो क्या बियर करेगा, स्टामिन। जो फीमेल होंगे उनको क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट बोलेंगे, उनसे क्या निकलेगा, पिस्टिल्स निकलेगा। उसी तरीके से इन सम फ्लावरिंग प्लांट्स बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स में बी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल, तो हम लोग मोनोइसियस बोलते हैं, ठीक है ना। और सेपरेट इंडिविजुअल्स पर रहेगा तो डाइसियस बोल रहे, उसी बात को अलग अलग बता रहा है। तो मोनोइसियस प्लांट्स जो होते हैं उनका क्या एग्जांपल होता है जी, जल्दी से देखो तो उनका कुछ एग्जांपल है, मोनोइसियस प्लांट्स का एग्जांपल है कुकर बीट्स, कोकोनट्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो डाइसियस प्लांट का क्या एग्जांपल है, पपाया और डेट पाम, क्लियर हो गया। तो इसमें क्या है, नेम द टाइप ऑफ गैमेट्स दैट आर फॉर्म्ड इन स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर, ये तुम लोग खुद फाइंड आउट करना, अभी मेरे पास उतना वक्त नहीं है तुम लोग को इस पे बोको, ठीक है ना। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन ये खुद फाइंड आउट करना, ऐसे कोई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, ऐसा रहता तो मैं बोल भी देता, बट फाइंड आउट करो तुम लोग खुद भी, ठीक है। चलो अब आगे देखो यहाँ पे कि कहने का मतलब तो यहाँ पे समझ गया होगा ना कि मोनोइसियस में क्या होता है, बोथ मेल एंड फीमेल प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल, और डाइसियस में क्या हो गया कि सेपरेट इंडिविजुअल्स पे प्रेजेंट रहता है ना। और जो फ्लावरिंग प्लांट्स में जो जैसे कि यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर जो हो गया तो उसको स्टामिनेट कहते हैं, और जो फीमेल के केस में जो यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर हो गया उसको पिस्टिलेट कहते हैं, ठीक है ना। वो पिस्टल्स बेयर करेगा, स्टामिनेट स्टामिन्स बेयर करेगा। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग, चलो फटाफट। ऐसे बहुत मेरे को ना थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है तुम लोग को करने के लिए, एक्चुअली मैं बहुत मेरा बिजी शेड्यूल्ड है, व्हेन यू आर इन एमबीबीएस ना then there is a very hectic duty and all things, जब वार्ड ड्यूटी लग जाए तो और आज का टॉपिक रोक देता हूँ, ठीक है ना। आर ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल स्पीसीज आइदर मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल, क्या सब यूनिसेक्सुअल होते हैं, और देयर आर स्पीसीज व्हिच पॉजेस बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उसको बाइसेक्सुअल बोलते हैं। हाँ ये तो बात सही है, जो स्पीसीज में या तो मेल होगा या फीमेल होगा तो उसको यूनिसेक्सुअल बोलेंगे, ये बात करेक्ट है ना। और जो स्पीसीज में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होगा उसको बाइसेक्सुअल बोलेंगे, ये बात करेक्ट है, ठीक है ना। तो इसलिए करेक्ट है, तो अर्थवर्म जो है तुम्हारा, और स्पॉन्ज है, टेपवर्म है, लीच है, ये टिपिकल एग्जांपल्स किसका है जी, बाइसेक्सुअल्स का है, ठीक है ना। ओहो शिट, मैंने उसके ऊपर भी चला दिया, कोई नहीं, चलो इसको इसी से मेंशन कर देता हूँ। स्पॉन्ज, टेपवर्म और लीच ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। मैं तुम लोग को एक चार्ट दूंगा जहाँ पे पूरे एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर का एग्जांपल्स बिल्कुल अलग से लिखा रहेगा, वो पीडीएफ मैं शेयर बहुत जल्द कर दूंगा। लेकिन अभी मत बोलना कि सर मुझे आज ही कर दीजिए, कल ही कर दीजिए, नहीं अभी नहीं करूंगा, मेरा जब मन करेगा मैं कुछ दिन में कर दूंगा, एक हफ्ते में, ठीक है ना। चलो अब आगे देखते हैं, तो इनमें क्या होगा कि पॉजेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो ये टाइप के केस को क्या बोलते हैं हम लोग, हर्माफ्रोडाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। जो बाइसेक्सुअल कंडीशंस होते हैं, बाइसेक्सुअल एनिमल्स हो गए जैसे कि अर्थवर्म, स्पॉन्ज, टेपवर्म, लीच,
ये टिपिकल एग्जांपल्स है बाइसेक्सुअल, जिनमें बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, तो इनको क्या बोलेंगे, हर्माफ्रोडाइट्स भी बोलेंगे। लेकिन एक कॉकरोच होता है, वो क्या है, इसका एग्जांपल नहीं है। वो कैसा है स्पेसीज है जी, यूनिसेक्सुअल स्पेसीज है। कॉकरोच का मेल कॉकरोच अलग होता है, फीमेल कॉकरोच अलग होता है। तुमने टिश्यू चैप्टर में जो 11th क्लास में कॉकरोच वाला है ना, वो पढ़ोगे तो उसमें तुमको खुद पता चल जाएगा कि कॉकरोच यूनिसेक्सुअल होता है, पढ़े ही होगे, जानते ही होगे। चलो ठीक है, आज मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, बहुत हुआ अब मैं। ओके फाइन, सो गाइस बाय बाय, टाटा।